हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर किसी भी कॉन्क्लेव या फिर पब्लिक इवेंट को संबोधित करें या कोई इंटरव्यू दें और उनकी कोई स्टेटमेंट बोल्ड लेटर्स में अगले दिन न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में ना छपे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। इस बार भी वैसा ही कुछ हुआ है, लेकिन इस बार जयशंकर सर ने अमेरिका, कनाडा, चाइना या फिर किसी वेस्टर्न देश नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस को ही आड़े हाथों लिया है। अभी कुछ ही दिन पहले इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करके उनके इजराइल आने के ऊपर रोक लगा दी थी और यूनाइटेड नेशंस के चीफ को कहा था कि आज के बाद वो इजराइल की बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकते हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों से ये डिबेट काफी तेज हो गई है कि यूनाइटेड नेशंस का आखिरकार रोल ही क्या रह गया है। एक तरफ इजराइल यूनाइटेड नेशंस के चीफ को बैन कर रहा है, दूसरी तरफ कई सारे देश अब यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस और यूएन की डायरेक्शंस को ही मानने से इनकार कर रहे हैं और इसके बावजूद यूएन कुछ नहीं कर पा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की इसी हालत के ऊपर प्रकाश डाला है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने। दरअसल जयशंकर सर इस समय भारत में ही हैं और कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के 4th एडिशन में उनको स्पीच देने के लिए इनवाइट किया गया था। इसी दौरान जयशंकर सर ने यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी हैं, जिससे पता चलता है कि यूनाइटेड नेशंस का आज के डेट में क्या स्टेटस है। जयशंकर सर ने कहा कि क्योंकि ये बिजनेस कॉन्क्लेव है, इसलिए मैं आपको बिजनेस के टर्म्स में समझाता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस की आज क्या कंडीशन है। यूनाइटेड नेशंस आज की डेट में कई दशकों पुरानी कंपनी की तरह रह गया है, जो कि करंट मार्केट के साथ अपने आप को कीप अप नहीं कर पा रही है, यानी कि आज की मार्केट के साथ अपने आप को ढाल नहीं पा रही है। लेकिन इसके बावजूद उसने एक जगह को घेर रखा हुआ है। लेकिन आज की दुनिया में जहाँ पर स्टार्टअप्स का चलन है, नई कंपनी स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए वो तो अपना खुद का काम करेंगी। यानी जो ब्रिक्स, क्वाड इन जैसे संगठन है वो एक तरह से स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस अपना काम करने में फेल हो रहा है। अगर यूनाइटेड नेशंस अपना काम करने में सफल होता तो ये स्टार्टअप्स की तरह जो ये नए ग्रुप्स बन रहे हैं वो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए यूनाइटेड नेशंस जब तक रिफॉर्म करके बदलाव नहीं करेगा तब तक वो नए संगठनों को टक्कर ही नहीं दे पाएगा। जयशंकर सर आगे कहते हैं कि आपके पास यूनाइटेड नेशंस के रूप में एक लौता मल्टीलेटरल संगठन है, लेकिन फिर भी ये सब ऑप्टिमल है, यानी कि जिस लेवल के ऊपर इसको फंक्शन करना चाहिए वैसा ये नहीं कर पा रहा है। आज की डेट में दुनिया में 2 कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, 2 बहुत ही गंभीर कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन और इजराइल फलस्तीन, लेकिन यूनाइटेड नेशंस इनके ऊपर कहीं दिखाई नहीं दे पा रहा है। यूनाइटेड नेशंस बस एक बाय स्टैंडर की तरह बर्ताव कर रहा है, यानी कि साइड के ऊपर खड़ा होकर बस इन कॉन्फ्लिक्ट्स को बाहर से देख रहा है। सेम इसी तरीके से जब कोविड-19 आया था उस समय भी यूनाइटेड नेशंस की कुछ खास भूमिका नहीं थी और दुनिया के सभी देशों ने अपना अपना तरीका अपनाया था। कोवैक्स जैसे इनिशिएटिव्स को खुद ही देशों ने आपस में मिलकर लाया था। इसलिए जब बात आती है बड़े मुद्दों की तो कई सारे देश आपस में मिलकर सहमत हो रहे हैं और बिना यूनाइटेड नेशंस के ऊपर निर्भर हुए खुद के लिए कदम उठा रहे हैं। जयशंकर सर आगे कहते हैं कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर उसके बाद जो ग्लोबल कॉमन गोल्स के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड संगठन शुरू किया गया वो भी बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बाद फिर कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ी की गई। ये सारी चीजें हम यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के बाहर खड़ी कर रहे हैं। अब हम यूनाइटेड नेशंस के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं है। जयशंकर सर ने आगे कहा कि यूनाइटेड नेशंस आगे भी जारी रहेगा, लेकिन एक नॉन यूएन स्पेस उभर रही है जहां पर सभी देश अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूएन के ऊपर निर्भर नहीं रह रहे हैं। ये नॉन यूएन स्पेस अब काफी एक्टिव हो रही है और ये यूएन के ऊपर काफी असर डालेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि इजराइल ने जो यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश पे एंटर होने से बैन कर दिया है, क्या वो सही फैसला था? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।